ओके नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। हम लोग कर रहे हैं द्रोणा नीट जेई पर महातोड़। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स पर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। हम लोग ये चाहेंगे कि इन 100 टॉपिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप लोग ये सारे वीडियो देखें तो आपके इस आने वाले नीट 2024 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएं और आप लोग लेस एरर के साथ मोर इफेक्टिवली मार्क्स गेन करें। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टीरियो मतलब 3D ओरिएंटेशन से हैं। 3D ओरिएंटेशन के दो आइसोमर पॉसिबल होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से होता है। डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है? लाइट जब डाली जाएगी मॉलिक्यूल्स पर तो वो मॉलिक्यूल लाइट के साथ डिफरेंट बिहेव शो करेंगे। अगर दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, बट 3D ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से वो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आपस में क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ज़्यादा बेटर टर्म क्या है? अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो हम बोलेंगे एनेंटियोमर। आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। इसकी वजह से होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो रिंग की वजह से भी हो सकता है या फिर मल्टीपल बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में मेनली हम लोग कौन सा लेंगे? डबल बॉन्ड। जो इन है वो मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आने के बाद मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है, तो हम उस पूरे प्लेन के अंदर ये चेक करेंगे कि ग्रुप्स किधर लगे हुए हैं, किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो ज्योमेट्रिकल के हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल जो एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का वो है डबल बॉन्ड। उस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर यहाँ चारों ग्रुप सेम है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर हम लोग एक ग्रुप को ही बदल देते हैं, एक ए बी और इधर भी ए, तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकती। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या कंडीशन है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसके दोनों ही कार्बन पर ग्रुप्स, दोनों ग्रुप, एक कार्बन पर दोनों ग्रुप और दूसरे कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग हैं लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो इसके सामने ए है, अब मैं इस बी को ऊपर लिखूं, मतलब दूसरा ओरिएंटेशन बनाने की कोशिश करूं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता था, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इस ए के सामने ए है और ए के सामने बी है, यहाँ पर भी तो ऐसा ही था। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करें तो फिर कौन शो कर सकता है? तो कब शो होगा? जब इसके दोनों ग्रुप अलग अलग हों। इस वाली कंडीशन के अंदर इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग हैं, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखना इस ओरिएंटेशन में सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। इसका एक और ओरिएंटेशन पॉसिबल है क्या? कि सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेस। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, देखो बी और बी एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो ऐसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्लियर है? अभी तो हमने सिमिलर ग्रुप्स की बातें करी हैं। हो सकता है कि चारों ही ग्रुप अलग अलग हो, तो चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो कितने आइसोमर कैसे बनते हैं देखना ध्यान से। सपोज कि ए बी सी और डी, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं आपको ये देखना है। एक को स्टेबल करना है, बाकी सबको चेंज करना है। ए, ये डी, ये सी और ये बी। अब एक और बता देता हूँ, जानबूझ के ये कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल में कंफ्यूज ना होवे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या ये दोनों भी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है?
क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस कहाँ है, देखो ध्यान से, इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप और इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप, देखो अगर मैं IUPAC नेमिंग करूँ ना, तो नंबरिंग अगर करूँ ना, तो 1 और 2 अगर मैं देता हूँ तो 1 पे B है और 2 पे C है, और इस वाले में जो A है ना, जिस पे A जुड़ा हुआ है उसी को मैं 1 दे रहा हूँ। इसमें देखो 1 पे C है और 2 पे B है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ गए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल भी नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की मस्ट कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, साथ में उसका स्ट्रक्चरल भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, 3D ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। 3D ओरिएंटेशन अलग होगा तभी हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। फिर से देख लेना, इस कार्बन की बॉन्डिंग ही अलग अलग आ रही है। इस कार्बन पे जिस पे A लगा हुआ है उस पे उसी पे B लगा है, यहाँ A के साथ C है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब जब सिमिलर ग्रुप होते हैं तो हम सिस और ट्रांस यूज करते हैं, सिमिलर ग्रुप नहीं हो तो हम लोग EZ नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। उससे पहले मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आप मुझे बताना कि उनमें से कौन ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है और कौन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर सिंपली ऐसे बना दूं, ये दोनों डबल बॉन्ड है, 3-4 ज़्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे, आपको बस आइडिया लगना चाहिए कि हाँ कौन बना रहा है और कौन नहीं। ओके, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें, क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इस डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है। क्या ये कर सकता है, नहीं, तो ये पूरा ही मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। इस मॉलिक्यूल में देखो तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, तो ये नहीं कर सकता। लेकिन इस डबल बॉन्ड को देखो तो इसका एक H है, इसका एक H है, इसके दोनों ग्रुप अलग है, इधर मिथाइल है और इधर H है, इसके दोनों ग्रुप अलग है, इधर H है और इधर ये इथाइनाइल बोलते हैं इसको, इथिनाइल और H और मीथेन, तो अलग अलग ग्रुप हैं। इस अनसैचुरेटेड कार्बन के दोनों ग्रुप अलग है, इस अनसैचुरेटेड कार्बन के भी दोनों ग्रुप अलग है। अभी ये जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोल सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका सिस कैसा दिखेगा, इसका सिस कैसा दिखेगा, देखना ध्यान से, ये इसी का सिस है क्या, बॉन्डिंग सेम है, देखो डबल बॉन्ड नंबरिंग करोगे तो बिल्कुल सब कुछ सेम है, ओरिएंटेशन अलग है बस। इसके दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस में है, इसके दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस में है। सेम साइड वाले सिस, अपोजिट वाले ट्रांस बोल सकते हैं। लास्ट वाले मॉलिक्यूल में बताइए कौन ज्योमेट्रिकल दे सकता है कौन नहीं। ये दे सकता है क्या डबल बॉन्ड, नहीं, टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकते। कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग ये चीज। इस वाले में ये तो सेम बना दिया क्या, सेम है क्या ये दोनों, हाँ सेम ही बना दिया। तो एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड और बना देते इधर, ये वाला, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दे दें तो इन तीनों डबल बॉन्ड में से कौन कौन ज्योमेट्रिकल दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ये दे सकता है और ये नहीं दे सकता। सिंपल है। तो डबल बॉन्ड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करना तो थोड़ा आसान है, लेकिन रिंग वाले में थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखें रिंग वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पा रहा। अब देखना H मिथाइल और मिथाइल, इसी तरह मैं एक और कर रहा हूँ H मिथाइल मिथाइल और H। इन दोनों को ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, 3D ओरिएंटेशन अलग अलग है। उस वाले केस में दोनों मिथाइल सेम साइड है, या दोनों हाइड्रोजन को कह दूं, इस वाले केस में अपोजिट है। इस वाले ओरिएंटेशन को हम क्या बोलेंगे, सेस आइसोमर, और इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड या रिंग दोनों की वजह से हो सकता है। तो ये हमारे दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। अब 3-4 मॉलिक्यूल आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। जल्दी से थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार नीट में, कि इनमें से इन चारों मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि डबल बॉन्ड दे सकता है,
दूसरा ये था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से रिंग भी दे सकती है। तीसरा इसमें एक आप और ऐड करेंगे, अगर रिंग में डबल बॉन्ड हो तो, रिंग में अगर डबल बॉन्ड हो तो छोटी रिंग बोले तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर और 7 मेंबर, 7 तक मैं छोटी रिंग ही बोल रहा हूं, ठीक है। ये सारी रिंग्स रिंग वाले डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि रिंग है और इतनी छोटी है कि उसके अंदर ट्विस्टिंग नहीं हो सकती। तो ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहती है? ये कौन सी फॉर्म है? आपको दिखने में लग रहा है कौन सी फॉर्म है? ये सिस लग रही है क्या? तो ये वाली जो रिंग्स होती है वो हमेशा किस फॉर्म में रहती है? सिस फॉर्म में। कितने कार्बन तक? 7। और 8 कार्बन आने के बाद, 8 कार्बन की रिंग आने के बाद वो ट्विस्ट हो सकती है, तो वो ट्रांस भी बना सकती है। तो रिंग वाला डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता। रिंग वाला डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता। तो ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत है? हाँ जी, ये डबल बॉन्ड है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता, ये वैसे ही नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता और ये भी नहीं दे सकता, तो इनके भरोसे हमको रहना ही नहीं है। अब बाकी रिंग में जो ग्रुप लगे हुए हैं देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कोई चेंज आना नहीं है। ये मिथाइल वेज ऊपर भी हो नीचे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता। इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है तो ये पूरा ही नहीं दे सकता। इसमें एक मिथाइल है, ये नहीं दे सकता। इसको ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है। मैं इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यही वाला है क्या? अंडरस्टूड है कि नीचे की तरफ में क्या होंगे? हाइड्रोजन है। अंडरस्टूड है, वो सोचना नहीं उस बारे में। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये H और ये H, ये कौन सा फॉर्म है? सिस। बनाऊं हाइड्रोजन, दिखाऊं हाइड्रोजन? ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। तो रिंग में जब ग्रुप आए ना, तो इस तरह के ग्रुप्स को आप देख सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्लियर है? ध्यान रह जाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल हो सकता है, रिंग की वजह से भी हो सकता है, और रिंग में डबल बॉन्ड है तो 7 कार्बन तक नहीं हो सकता। ध्यान रह जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है नीट में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अब ऑप्टिकल पे चले। ऑप्टिकल की कहानी क्या है? जो लाइट को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकल एक्टिव, जो लाइट को रोटेट नहीं करे वो ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा, जिन मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री होती है वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाते, जिनमें एसिमेट्री होती है वो लाइट को रोटेट कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो डिटेल में जाना चाहें तो काफ़ी लंबी क्लास हो सकती है हमारी, बट हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं RS नोमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, EZ आपको बताना है क्या? EZ आता है? EZ तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। EZ में हमेशा प्रायोरिटी असाइन करते हैं, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP रूल क्या होता है? कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉक्स रूल। वो ये कहते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी देना है। एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर बढ़ते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। सॉरी, Cl, Br, H और CH3। ध्यान से देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को वैसे तो हम लोग सिस बोल सकते हैं क्या? क्योंकि सिमिलर ग्रुप है तो सिस बोल सकते हैं ना, 2 सिमिलर ग्रुप है तो सिस बोल सकते हैं। लेकिन अगर EZ करना चाहें तो इन दोनों ग्रुप्स को देखो, Cl का नंबर 17 और इसका नंबर कार्बन का 6, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? Cl को। ये दिस इज मोर प्रायोरिटी ग्रुप, मैंने स्टार लगाया है। इन दोनों में हाइड्रोजन तो नंबर 1 छुटका सा है, क्लोरीन को प्रायोरिटी मिलेगी। ये दोनों सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसके लिए यूज करते हैं Z, जुसामिन, मतलब साथ साथ, टुगेदर। अगर इसमें अगर हम देखें तो देखना चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो वैसे ही सिस ट्रांस तो बोल ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे ना, इसको ही देंगे प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर 6 है और इसका 17 है, तो हायर एटॉमिक नंबर जो है उसको प्रायोरिटी मिलती है। इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? Br को। तो सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो क्या बोलेंगे? E फॉर एंटीगेन, मतलब एंटी, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई ग्रुप है
इसको हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। सिमिलर ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे? सिस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, सेम साइड है तो सिस बोलेंगे। और EZ बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? बोलो। इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इसमें इसको प्रायोरिटी मिलेगी, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम करते हैं तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो क्या लिखेंगे? Z। याद नहीं रहे तो E फॉर एंटी कर देना, E से एंटी है ना, तो याद रह जाएगा आपको। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो EZ बहुत आसान है, CIP रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है? बोलो। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कब होगा? जब उस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ ओरिएंटेशन वाली चीजें पहले कराऊंगा, फिर RS के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारा मॉलिक्यूल है हम उसको हमको 3D में लिखना है तो 4 तरीके हैं। सबसे पहला सिंपल तरीका, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल को वेज डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेज डैश। ये दोनों ग्रुप प्लेन में है और ये दोनों ग्रुप, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। मतलब इस बोर्ड में बात करूं तो इस बोर्ड पे आपका एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप भी आपका है इसी बोर्ड पे, और ये जो वेज से बनाया है वो बोर्ड से बाहर है और जो डैश से बनाया है वो बोर्ड के अंदर है। ये है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ये, इसको बोलते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन में एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए ना, ये हमने बनाया तो ऐसा है पर ये एक्चुअल में कैसा है पता है आपको? ऐसा, 2 पीछे जा रहे हैं और 2 सामने आ रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं 2 सामने आ रहे हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिर इसके अलावा हम लोग और कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? इस तरह के। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। कौन सा है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। और इसके अलावा एक और है, ये कौन सा है? सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वेज डैश पे, इसमें RS कैसे निकालते हैं, इसमें RS कैसे निकालते हैं, और इन दोनों में हम लोग कन्फर्मेशंस की बात करेंगे जो स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट नहीं है, कन्फर्मर्स है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेज डैश के साथ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वेज डैश होते हैं ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल सा, 1 2 3 4, 4 ग्रुप लगे हुए हैं। ये 4 ग्रुप मैं फिर से लगा रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। 1 सॉरी, एक आपको ये थॉट क्लियर कर लेनी है माइंड में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो, मेरी नजर से देखो। 1 and 2 are in the same plane in both the molecules. 3 is above the plane, 4 is below the plane. लिखने का तरीका अलग है, ये दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान रहे, क्योंकि बहुत बार दिक्कत करोगे, ऐसे घुमाओगे ना, 1 क्लॉकवाइज जाओगे तो R, एंटी क्लॉकवाइज S, तो आपको लगेगा कि ये तो अपोजिट है। सेम है ये दोनों। कैसे सेम है? देखो 3 कहाँ है? अबव द प्लेन, इसमें भी तो 3 अबव द प्लेन है। 4 कहाँ है? बिलो द प्लेन, इसमें भी तो है। 1 and 2 कहाँ है? प्लेन, सेम प्लेन में है, तो इसमें भी तो सेम प्लेन में है, तो ये दोनों सेम है। पहला चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब हम लोग प्रायोरिटी असाइन करेंगे ना, तो हमारे साथ 4 पॉसिबिलिटीज हैं। चारों पॉसिबिलिटीज आपके सामने मैं बना देता हूँ। चारों पॉसिबिलिटीज देखना ध्यान से। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ हो? बिलो द प्लेन। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ हो, 1 2 3, कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूँ, बाकी तो कहाँ होना चाहिए? ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। इन 4 पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वेज डैश के अंदर। आप ये ध्यान से देखेंगे, जब 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तभी RS नोमेनक्लेचर करना है। प्रायोरिटी हमने असाइन कर ही रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, OH, CH3, H, Br, कुछ भी हमने लगा रखे हैं, हमने उसको प्रायोरिटी असाइन कर दी है।
अब अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 1 से 2 होते हुए हमेशा 3 की तरफ जाएंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? आर। आर फॉर रेक्टस, एस फॉर सिनिस्टर। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में देखो 4 कहाँ है? टुवर्ड्स द व्यूअर है, आपकी तरफ है। तो इस मॉलिक्यूल को हमको पीछे से देखना है। आरएस नोमेनक्लेचर का जो कायरल कार्बन है या ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन जो है, उसका आरएस नोमेनक्लेचर करते टाइम सबसे मेन चीज़ यही होती है कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप को हम हमारी नज़रों से दूर रखते हैं, बिल्कुल दूर, मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। जब हम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं ना, तो 4th प्रायोरिटी हमें दूर दिखना चाहिए। तो इसमें तो हमें दूर दिख रहा है, इसमें हमें दूर नहीं दिख रहा, इसमें हमें हमारी तरफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? उस मॉलिक्यूल को घुमा देंगे या फिर हम उसके पीछे चले जाएंगे, तो वो हमारे लिए दूर हो जाएगा। तो इसमें जब भी जो भी आंसर आपका आ रहा हो, आर या एस, उसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स कब करते हैं? वापस सुनना। 4th प्रायोरिटी कहाँ हो? टुवर्ड्स द व्यूअर हो। 4th प्रायोरिटी कहाँ हो? वेज पर हो, तब आंसर को रिवर्स करते हैं। आंसर रिवर्स करने का मतलब हम लोग बैक साइड से उस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ देखना 1 2 3 4 क्लॉकवाइज जाना है। 4th अगर बीच में आ रहा है ना, तो उसको 4th अगर बीच में आ रहा है ना, तो उसको भूल जाओ, 4th का कोई सेंस नहीं है। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, क्या आ रहा है? आर आ रहा है ना। लेकिन अगर हम पीछे से देखेंगे, जैसे हम लोग, ये 4th प्रायोरिटी आपकी तरफ है, आप अगर देख रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो आपको जो आर दिख रहा है वो वास्तव में है क्या? एस। तो इसको रिवर्स करना है और आंसर क्या होगा इसका? एस। ठीक है, अब अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर पे है, तो यहां हम लोग करेंगे, इन दोनों कंडीशन में हम लोग करेंगे इवन चेंजेस। इवन चेंज क्या होता है? इवन बोले तो 2 4 6 टाइम्स चेंज, और ऐसा चेंज करेंगे कि 4th वाला कहाँ आ जाए? डैश पे आ जाए। ठीक है, तो इसमें चेंज करके दिखा रहा हूं, इसमें चेंज करना हूं, ध्यान से देखना। दोनों चेंज एक साथ कर दूं क्या? पहला चेंज 2 और 4, 4 को हमको पीछे ले जाना है, तो 4 को यहां ले गया, 2 यहां ले आया, एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज 1 और 3 का कर दूं, तो 1 इधर और 3 इधर। 4th पीछे आ ही गया है, तो अब जो भी घुमाओ, किधर जाएंगे बताओ? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे। क्या लिखेंगे? नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एस। आ रहा है समझ में? वापस देखना इसको, लास्ट वाले को एक बार कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आराम से। ओके, फिर से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये लिख रहे हो ना, तो उसमें चेंज नहीं करना है। जैसा ओरिएंटेशन दिख रहा है वैसा का वैसा, जैसा ओरिएंटेशन दिख रहा है बिल्कुल वैसा डिट्टो, खाली पोजीशन चेंज करनी है। इवन चेंज करने से मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता। अगर ऑड चेंज कर दिया ना आपने, तो आपको उसका इनिशियोमर मिल जाएगा। तो आपको इवन चेंज करना है। कहाँ लिखूं 4th को? यहाँ पे कौन था? 3, ऊपर भेज दो, ज्यादा परेशान नहीं होना, इन दोनों को कर दो, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, इवन होना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि 4th प्रायोरिटी कहाँ चला जाए? हमसे दूर, दूर हो जाए हमारी नजरों से, वो वाली बात है ना। तो 4 ऊपर 3 नीचे उल्टा बोल दिया, 3 ऊपर 4 नीचे, वही यहाँ ऐसे नहीं बोला। अवे अवे फ्रॉम द व्यूअर कौन कर दिया? 4, 3 इधर लिख दिया। इन दोनों को चेंज करूं, क्या लिखूंगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, बताओ कैसे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एस। बात समझ में आएगी? 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान से देखें। आसान वाले करें या थोड़े से टफ करें? ये लो, इसी तरह आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे, और क्या आएगा? हाँ जी, करिए ये क्वेश्चन, करिए जल्दी से, फास्ट। कैसे करेंगे? सेम ही मॉलिक्यूल रख रहा हूं, फिर चारों में रिलेशन बता देंगे, और क्या है ना। ग्रुप सबके सेम रख रहा हूं, ओरिएंटेशन चेंजेस करें। CS3 देखो ध्यान से, प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करो। सबसे पहला काम प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी देंगे? हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर बोलो 35। ओके, नंबर 1, 2 किसको? 3 मिथाइल को, 4 हाइड्रोजन को। कोई दिक्कत?
फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? अवे फ्रॉम द व्यूअर, कुछ सोचना ही नहीं, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे। आर, कुछ नहीं सोचना। क्लियर? वापस देखें, फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, क्या करेंगे? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, क्या करना है? आर। वापस प्रायोरिटी असाइन करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी, ये कौन है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाओ। 1 से 3 नहीं जाना है, 1 से 2, बीच में 4 आ रहा है तो भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या लिखो? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है। एस, लेकिन 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 एस नहीं है वो, क्यों? आर है। क्यों? क्योंकि एस आपको एच दूर रखना है, हमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमें अवे फ्रॉम द व्यूअर करना है, तो हम मॉलिक्यूल के पीछे जाके देख रहे हैं। वैसे तो हम लोग आंसर रिवर्स कर रहे हैं, वो तो हमारी ट्रिक है, बट वास्तव में हम लोग क्या करें? मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा रहे हैं पूरा का पूरा। तो जब पहले हमको जो क्लॉकवाइज दिख रहा था वो घुमाने पे हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं अभी हैंड को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है, बट आप लोगों के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो वही रोटेशन हम चेंज कर रहे हैं। फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, नहीं है तो आंसर रिवर्स करेंगे। आंसर क्या है इसका? आर। नेक्स्ट इज, बोलिए, नंबर 1 प्रायोरिटी असाइन करिए। कौन है प्रायर? बी आर, वही है ना प्रायर तो हमारा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ गया है? प्लेन में आ गया है, तो प्लेन से उसको नीचे उतार दो, है ना? अरे प्लेन से नीचे उतार दो उसको, तो प्लेन से नीचे उतारने के लिए हम उसको अवे फ्रॉम द व्यूअर कर देंगे। जब भी प्लेन में आएगा तो उससे प्लेन से नीचे उतार दो। कहां लिखूं? यहां लिखूं फोर्थ नंबर। यहां कौन आएगा? फर्स्ट। इन दोनों को चेंज कर लो, यहां 2, इधर 3। बताइए ध्यान से देखकर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ क्या है? आर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, लिखने का तरीका अलग है, बट ये दोनों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। ठीक है? सिमिलरली यहां भी हमको क्या देखने को मिला? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा ये 1, ये 2, ये 3 और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा प्लेन ऑफ द पेपर पे है, तो उसे जब भी कभी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में हो तो उसे नीचे उतार दो। नीचे उतारने का मतलब प्लेन से नीचे उतार दो। यहां क्या लिखूंगा? थर्ड, इधर 2, इधर 1। समझ में आ रहा है? इन दोनों को चेंज किया और इन दोनों को चेंज किया। आपकी इच्छा हो जिसको कर सकते हो, कोई मना नहीं करता। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे? आर। इसका मतलब चारों ही जो ओरिएंटेशन मैंने आपके सामने बनाए थे सेम है। इसका मतलब ये 4 मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही है, सारे आपस में क्या है? आइडेंटिकल हैं। क्लियर आ रही है सब बात समझ में? लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर इवन चेंजेस से एक दूसरे में जो बदलते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल में बी आर कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे। इस बी आर को अगर मैं अच्छा, ये ओरिएंटेशन अलग है इसका। जब ओरिएंटेशन अलग होना तो हमें आर एस निकालना चाहिए। ओरिएंटेशन किस में सेम है? इसमें दोनों ग्रुप अलग है। अच्छा, इन तीनों का ओरिएंटेशन सेम है। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, सिर्फ सुनना है। इसमें बी आर जहां था वही है, इसमें CH3 है, तो CH3 को हम डैश पे भेजेंगे तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर कौन आ जाएगा? OH। फिर इस OH को हम लोग यहाँ भेज दें तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? H। कितनी बार चेंज हुआ? 2 बार, तो ये नहीं आ जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा। तो ये तीनों क्या है? मतलब चारों ही हमने आर ही निकाले ना, चारों ही, तो चारों क्या है? आइडेंटिकल है। बात समझ में आ जाएगी? तो ये वेज डैश वाली प्रॉब्लम खत्म, वेज डैश वाली प्रॉब्लम खत्म। अब अगर आपके सामने वेज डैश में डबल ग्रुप आ जाए, डबल ग्रुप बोले तो इस तरीके से, डबल ग्रुप बोले तो इस तरीके से। डबल ग्रुप मतलब 2 कायरल सेंटर वाला कोई मॉलिक्यूल आ जाए, तो 1, 2, नंबर नहीं डालता हूँ, कुछ लिखता हूँ, OH, Br, CH3। बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घुमाने की, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करने में तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, इस वाले मॉलिक्यूल में हम लोग हमेशा क्या करेंगे? ऐसे जब भी आ जाए तो 2 अलग अलग कायरल सेंटर है, दोनों को देखेंगे, दोनों को अलग अलग देखेंगे। इसमें अगर प्रायोरिटी असाइन करें तो नंबर 1, नंबर 2 किसको मिलेगा? कार्बन। देखना, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर OH है, तो नंबर 2 इसको मिलेगा। अब इसको मिलेगा या इस वाले को, ऊपर वाले को मिलेगा?
ऊपर वाले को, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 3, और इस कार्बन पे कौन है Pr, कार्बन और H, तो इस वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी 1 2 3 और 4। 4 प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो R, तो इस कार्बन का R आ गया है। अब ऊपर वाले कार्बन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि हमको आसानी रहे। नंबर 1 कौन है Br, नंबर 2 कौन है CH3 तो नहीं है, नीचे वाला कार्बन है क्योंकि इसके पास OH भी है, Br भी है और C भी है, तो ये बॉन्ड वाला है तो उसको 2 दे देंगे। ये हमारा 4th है, ये हमारा 3rd है। अब 4th हमारा मेन किस पे है, प्लेन ऑफ द पेपर पे है। जब भी 4th प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में हो क्या करोगे, इवन चेंज। इवन चेंज से मतलब मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूं, प्लेन में हो 4th प्रायोरिटी वाला प्लेन में हो तो उसको नीचे उतार दो। नीचे उतार के कहां भेजेंगे, यहां भेजेंगे। जब ये अवे जाएगा तो यहां कौन आएगा 3 नंबर वाला, और इन दोनों में चेंज करो 1 और 2 में, तो यहां कौन आ जाएगा 1 और यहां 2। ध्यान से देख रहे हो, ये 2 इधर भेजा, Br की जगह 2 टुवर्ड्स द व्यूअर 2, और ये 1 बॉन्ड इधर आ गया। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाओगे, क्लॉकवाइज रोटेशन R, दोनों बॉन्ड दोनों का क्या है R। क्लियर है, ये तो है वेजडेस वाली प्रॉब्लम। अब ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, किस पे आते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में। किस में आते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिशर जो है हमारा आसान है थोड़ा। फिशर में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप होता है, ऐसे ही बनाया था मैंने पहले, ओके। फिशर में ये दो ग्रुप हैं। अब मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूं यहाँ पे भी, ठीक है। 3 4 कंडीशन में आ रहा हूं। 4th प्रायोरिटी यहां हो, 4th प्रायोरिटी यहां हो, 4th प्रायोरिटी इधर हो, 4th प्रायोरिटी इधर हो, 4 ही कंडीशन हो सकती है ना। 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे। अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। 4th प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है तो वर्टिकल को ध्यान से देखो, ना उल्टा लिख दिया, रुको, इसको उल्टा बना दिया। पहले भी बनाया क्या उल्टा, ऐसा सही तो बनाया, ये तो सही बनाया, यही वाला वापस बनाना है। ध्यान से देखें, हाँ ठीक है, अब ध्यान रहेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये हमारे टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, ऐसे होते हैं आपकी तरफ। तो अगर 4th प्रायोरिटी इन दोनों पोजीशन में से चाहे यहां है चाहे यहां है, हम लोग कहां भेजेंगे उसको, पीछे भेजेंगे। तो हमें आंसर रिवर्स करना है, सिंपल सी बात। तो जब 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां हो, हॉरिजॉन्टल पे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स द आंसर, सिंपल। लेकिन अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर हो या नीचे हो, वर्टिकल लाइन पे हो, तो क्या रखना है, एज सच, जैसा आया वैसा ही रखना है, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे, ओके, थोड़े से प्रायोरिटी में टफ करेंगे क्योंकि इसमें हमको इवन चेंजेस करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी है। प्रायोरिटी असाइन करिए, कौन है सबसे पहले 1, 2 कौन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये 2, ये कार्बन, ये भी कार्बन। जब भी ऐसी दिक्कत आए, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम कौन, इधर तो कौन है Br, Br और H, और इधर कौन है H, H और O, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, नंबर 3, नंबर 4। 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जा रहे हैं, तो हमें S मिलना चाहिए था, लेकिन हमको क्या लिखेंगे, R इज द आंसर। सिमिलरली बताइए, नंबर 1, नंबर 4, H आया है तो 4 लिख दो ना, सोचना ही नहीं। इन दोनों में आगे बढ़ोगे तो ये आएगा पहले, ये बाद में। पहले क्यों आएगा, क्योंकि Br है। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, R, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4th प्रायोरिटी
वर्टिकल लाइन पे हो तो कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वर्टिकल का मतलब ही क्या है, वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। इसका मतलब ये टुवर्ड्स द व्यूअर है और बाकी दोनों जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। क्लियर? इसको करो, क्या करोगे बोलो? 4। आंसर रिवर्स करना है, सिंपल बात, बताइए। OH, फिर इसको या इधर 2 3, क्या करोगे? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे क्लॉकवाइज। R लिखना है क्या आंसर? S इज द आंसर। क्यों? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का मतलब हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए। तो वेज डैश और फिशर में प्रॉब्लम सॉल्व, कोई इशू नहीं है, इवन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आंसर रिवर्स कब करना है समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक इस तरह का क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, इसमें आप RS निकालना है हमको। क्या करना है? RS नोमेनक्लेचर निकालना है। यहां से एक कॉन्सेप्ट और हम सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। जब भी कभी ऐसी रिंग्स आ जाए ना, तो आपको है ना रिंग को ऊपर से देखना है। ऊपर वाला सब देख ही रहा है, वैसे वैसे ही हमको रिंग को देखना है। कैसे देखना है? अगर आप इसके ऊपर होते तो ये रिंग आपको कैसे दिखती? आपकी तरफ कौन होता? टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ऐसे देखना है। बोलो, आपकी तरफ कौन है इस कार्बन पे? CH3, और दूर H। आपकी तरफ H, आपसे दूर CH3। वेज डैश में कन्वर्ट कर लिया, अब तो आप कर ही सकते हो। 4 प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर, आंसर को रिवर्स नहीं करना है। 4 प्रायोरिटी टुवर्ड्स द व्यूअर, आंसर को रिवर्स करना है। इसका RS निकाल के देख रहे हैं फास्ट। नंबर 1 प्रायोरिटी किसको दोगे? ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस कार्बन पे जो ग्रुप है वो कौन कौन है? ठीक, इस कार्बन पे ग्रुप कौन कौन है? 2 तो H है और एक C है। 2 H है ना, दिख रहे हैं 2 H? हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ईश्वर भी एक है, वो भी नजर नहीं आते, तो हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं, है ना, एग्जिस्ट तो करते हैं। ओके, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, दिख रहे हैं आपको। तीसरा कार्बन, इसको काउंट किया है मैंने। इस कार्बन के लिए मैं अगर देखूं तो वैलेंसी के हिसाब से ये कार्बन है, तभी तो मैंने CHH लिखा है। कौन किससे अटैच है? इस कार्बन की बात करें तो ये किस किस से अटैच ने बताना? H, इधर कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है। हम लोग इसकी प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं ना, तो इसके अटैचमेंट को नहीं देखेंगे, बाकी अटैचमेंट देखना। इसका पहला अटैचमेंट कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन। ऐसा लिखूं CCH। अब बताओ HHH, CHH, CCH। डिसिमिलरिटी एट द अटेम्प्ट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में डिसिमिलरिटी आ गई, सेम है ना इन दोनों में, C और C। आगे बढ़ो, H और C, किसको प्रायोरिटी देंगे? इस वाले कार्बन को। मतलब इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1, और इसको 2, और CH3 को 3, और इसको 4। क्या लिखोगे? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, S। आगे बढ़ रहे हैं फिर से। अच्छा, एक बार तो लिख देता हूँ। C क्या था? CCH था। इसको दोबारा लिख के इधर करते हैं ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना आए। और यहाँ से एक कंक्लूजन भी निकालेंगे, बढ़िया सा कंक्लूजन निकालेंगे। ध्यान से देखिए, ये H है हमारा, ये हमारा मिथाइल। ध्यान से देखिए, प्रायोरिटी असाइन करने जा रहे हैं फिर से। इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन 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 है, इस कार्बन को हमने कायरल सेंटर कहा है, इस कार्बन को हमने एसिमेट्रिक कार्बन कहा है, इस कार्बन को हमने वो कार्बन कहा है जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आने वाली है, तो इसका हम RS निकाल रहे हैं। तो इसके चारों ग्रुप देखेंगे। 4 प्रायोरिटी वाला ये हो गया, इसका HHH। इधर वाले कार्बन से पूछो कि भैया आप किस किस से अटैच हो? CCH से अटैच है हम। तो इससे पूछो तो ये कहेगा हम तो C और H और H से अटैच हैं। तो ऑब्वियस बात है, इसी को मिलना है प्रायोरिटी 1, इसको क्या मिलना है? 2, इसको 3, और इसको 4 तो हमने दे ही दिया। क्या कहोगे? 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, R। लेकिन R नहीं है, क्या आएगा? S। S इस अंदर, ये भी S,
और ये भी S। क्लियर? दो कंक्लूजन जो अभी बोलूंगा इसका RS निकालने के बाद, ध्यान से देखिए। फास्ट, आपकी तरफ हम ऊपर वाले की जगह नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हम ऊपर से देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल को। ऊपर से क्या दिखेगा? ऊपर से क्या दिखेगा? हाँ, CH3 हमारी नजरों की तरफ और हाइड्रोजन हमारी नजरों से दूर। और हम यही तो चाहते हैं कि 4 प्रायोरिटी ग्रुप हमारी नजरों से दूर हो जाए। और हमारी नजरों से दूर हो गया है तो इसको हम 4 प्रायोरिटी बोल ही दें। ये भी 4 प्रायोरिटी है, इसके लिए इसके कलर चेंज करेंगे। चलो वापस, हाँ इसका 4 प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन? ये वाला। अभी क्या था बॉन्ड? ये वाला, ये 2 और ये 3। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाओगे तो क्या आएगा? S। आंसर को रिवर्स नहीं करना है, इधर वापस कलर चेंज। ये नंबर 4, नंबर 1 यही आएगा, नंबर 2 ऊपर वाला, नंबर 3। 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ जाना है, आंसर R। ध्यान से देखेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल को। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा, जबकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है। एक ऐसा प्लेन जो कि इस बॉन्ड को कट करे और इस कार्बन को कट करे, और यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन है ना, एक ऊपर और एक नीचे, उसको भी कट करे। प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है। 2 कायरल सेंटर हो, एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो। मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है इसलिए नहीं होते। दूसरा एक कारण और भी है, इस कार्बन का RS और इस कार्बन का RS देखो अपोजिट है क्या? तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। ये कार्बन कहता है कि मैं लाइट को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये क्या कहता है? एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों आपस में ही लड़ मरते हैं। तो लाइट किधर घूमेगी? नहीं घूमेगी। तो मॉलिक्यूल मीजो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के अगर कायरल सेंटर्स आप देखोगे तो दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या आएगा? रिवर्स। रिवर्स आएगा ना, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दोनों रिवर्स आएंगे। क्लियर है? इधर देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहेगा। अगर आप प्लेन लगाते हैं तो इधर CH3 है, ऊपर हलो करने के लिए H है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब बोलते हैं? जब हम मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं ना, तो इधर भी और इधर भी दोनों सेम ग्रुप हो, मिरर हो। इधर जैसे मैं खुद को मिरर में देख रहा हूँ, तो ये मिथाइल सामने वाले मिथाइल को हाय ऐसे कर सकता है। इसमें देखो, इसमें कौन है? हाइड्रोजन है। तो मिरर में कोई और है तो प्लेन, ये तो मिरर ही नहीं है, इसका मतलब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एक और कॉन्सेप्ट, C2 सिमेट्री पढ़ा है आप लोगों ने। मॉलिक्यूल को 180 रोटेट करेंगे ना तो सेम दिख जाए। इस मॉलिक्यूल को 180 रोटेट करें ना तो सेम दिख जाए। कैसे दिखेगा सेम? देखना, ये इसकी टिप जो है उस पर क्या है, ये देखो, ये रिंग बना ली मैंने, इस पे रिंग बना ली मैंने। इस रिंग पे ये ऊपर क्या है? मिथाइल, नीचे भी मिथाइल है। अगर इसको मैं 180 रोटेट करूं, ध्यान से देखना, तो दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। पक्का? वापस देखना, C2 सिमेट्री यहां से लगेगी, यहां से बीच में से जब इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें ना, यहां से ऐसा घुमा रहे हैं पूरा, तो सेम दिख रहा है। तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होते हैं। प्लेन जब आता है तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होते हैं। इसमें प्लेन लग रहा है ना, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, एक S है और एक R है, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, तो RS नोमेनक्लेचर में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।